ब्रजेश कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल साकेत मुजफ्फरनगर, विद्या भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और मेरा नमस्कार। आज का प्रकरण शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दो प्रश्न करना चाहूँगा, जिसमें पहला ये है कि जीव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं, वो आपको बताना है। हाँ, आप बताइए। चलिए, भोजन, हवा, हाँ आप बताइए। हाँ, जल, जीव की मूलभूत आवश्यकता भोजन, हवा, जल तीनों होती है। तीनों में ये जो जल है आपका, ये आपका आज का प्रकरण रहेगा। जल, जल के बारे में बात करेंगे। हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक अंग है जल। भोजन के जो अवयव होते हैं उनमें भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है जल का, जिसको कहा गया है जल ही जीवन है। जगह जगह आपने पोस्टर बने हुए, दीवारों पे लिखा हुआ, यानी जल के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न स्लोगन तैयार किए जाते हैं। ये दैनिक जीवन में जल की उपयोगिता है। हमारे शरीर का 70% भाग जल होता है, और जिसमें 70% भाग जल, और पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा होता है। और जो हमारे शरीर इसमें होता है 97, पृथ्वी पे जो जल होता है 3/4, उसका लगभग 97% भाग जो होता है महासागरों में, सागरों में, इनमें होता है, और वो खारा होता है, उसका पीने से कोई संबंध नहीं होता। और लगभग 2.7% जल ही पीने के काम आता है। जल की स्थिति है। जल का आगे आता है जल का संगठन। जल क्या है? जल एक यौगिक है। हेनरी कैवेंडिश ने 1781 में इसको प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर तैयार किया था, जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन के, 1 परमाणु ऑक्सीजन का, इसको मिलाकर मतलब जल का निर्माण किया था। उसी के आधार पे जल को एक यौगिक बताया गया है। और इसमें जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है। और अणु सूत्र होता है जल का H2O। ये अणु सूत्र होता है इसका H2O। आगे आता है जल के भौतिक गुण। जल के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये देख लेंगे, जल का संगठन हो गया। जल या पानी जिसका एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, यानी H2+O = H2O। ये अणु सूत्र हो गया इसका। हेनरी कैवेंडिश ने 1781 में 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन के मिश्रण को दहन कर जल का निर्माण किया था। रासायनिक सूत्र H2O है। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1। अब जल के गुण आते हैं। सबसे पहला होता है कि ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, पारदर्शी होता है। मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, गंध नहीं होती, स्वाद भी नहीं होता, और पारदर्शी होता है। पारदर्शी, इसके आर पार देखा जा सकता है।
और इसका एक प्रयोग छोटा सा आप घर पे कर सकते हो, कांच का गिलास लेके उसमें पानी भर के आप उसको देख सकते हो। इसके बाद जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक होता है 99.97 डिग्री सेल्सियस, यानी इसको 100 डिग्री सेल्सियस भी बताया जाता है। जल का IUPAC नाम ऑक्सीडेन होता है, शुद्ध जल की चालकता कम होती है। पानी जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये दिया है, जल का अधिकतम घनत्व 3.98 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसके बाद ये तो भौतिक गुण हो गए हैं जल के। जल का जो रासायनिक गुण होता है वो बताते हैं। जल धातुओं से क्रिया करके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे दिया है, जल की धातु से क्रिया, सक्रिय धातुएं जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाती है, हाइड्रोजन गैस निकालेगी। सोडियम से जो क्रिया करेगा, सोडियम वो ठंडे जल से ही क्रिया करता है, यानी ठंडे जल में ही सोडियम पीस को अगर हम डालते हैं तो उसमें आग लग जाती है। और इसका एक छोटा सा प्रयोग भी करके दिखाते हैं कि जल में, ठंडे जल में आग कैसे लगा सकते हैं। तो इसको वे बताते नहीं है, लेकिन इसको ऐसा, ये सोडियम पीस ही ऐसा होता है जो ठंडे पानी से क्रिया करता है। और मैग्नीशियम के साथ अगर क्रिया होती है जल की, तो वो भाप या भाप के उसमें, मतलब गर्म पानी या भाप के साथ मैग्नीशियम क्रिया करता है। इस पे इसका समीकरण देख लेंगे। सोडियम से क्रिया 2Na + 2H2O बराबर 2Na + H2। मैग्नीशियम से क्रिया Mg + H2 = MgO + H2। यानी इसको भी देख लेंगे एक बार। Na + 2H2O = 2Na और OH ले लिया जाएगा इसमें से, तो ये आपका बन जाएगा 2NaOH, ये बनेगा। और प्लस में H2 इधर निकल जाएगी, यानी ये हो गया आपका सोडियम। ये हो गया जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गई हाइड्रोजन गैस। क्या हाइड्रोजन गैस हो गई। दूसरा होता है इसका Mg + H2O। ये हो गया MgO + H2। ये हो गया Na + 2H2O 2NaOH H2। सोडियम के साथ ठंडे जल से क्रिया करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। मैग्नीशियम और H2O यानी एक भाप के साथ या गर्म पानी के साथ क्रिया होती है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये रासायनिक गुण था इसका। आगे बात आती है जल की कठोरता। यानी जल दो प्रकार का होता है, कठोर जल, मृदु जल।
जिस पानी के अंदर, जिस जल के अंदर साबुन अच्छी तरह से झाग देता है वो होता है मृदु जल, और जिसमें अच्छी तरह से झाग नहीं देता साबुन वो कठोर जल होता है। अब कठोर जल की कठोरता आती किसकी वजह से है? जल कठोर कैसे होता है, किसके कारण होता है? जल कठोर होता है उसमें घुले हुए लवणों के कारण, लवणों की उपस्थिति के कारण। वो लवण कौन से होते हैं? वो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड। ये तीनों मिलके जल की कठोरता बनाते हैं, जल को कठोर बनाते हैं। दोबारा फिर बता रहा हूँ इसको, सोडियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, ये तीनों मिलके जल की कठोरता को बनाते हैं। इस आधार पे जल दो प्रकार की होती है जल की कठोरता, एक होता है अस्थायी कठोरता, एक होती है अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जो होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स की उपस्थिति के कारण होते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन दोनों के बाइकार्बोनेट्स के उपस्थिति के कारण होता है अस्थायी कठोरता। इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहला दिया है उबालकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वो एविले लवण में और कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में परिवर्तित हो जाएंगे। एविले लवण को छानकर अलग कर लेंगे, इससे बनेंगे, इसका समीकरण देख लेंगे। हमने बताया कैल्शियम ऑक्साइड CaHCO3, ये हो गया 3 का ट्वाइज। इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट अलग निकल जाएगा इसमें से, CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये हो गया। ये हो गया आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जल के अंदर घुला हुआ है। इसको गर्म किया पानी को, ये कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका घुलित अवस्था में है। जब हम इसको गर्म करेंगे ये एविले लवण के रूप में आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस, ये आपका बना है H, और ये H2 आएगा। ये चल, दूसरा एक दिया है चूना मिलाकर, दूसरा है अस्थायी कठोरता दूर करने का चूना मिलाकर। इसको हम क्लार्क विधि भी कहते हैं, क्योंकि क्लार्क ने ही इसको किया होगा, इसकी खोज की। इसमें क्या करेंगे, जल के साथ चूने की मात्रा मिलाई जाएगी और जल में घुलित कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होंगे वो चूने के पानी से क्रिया करके एविले लवण बनाएंगे, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है। तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट पहले हम लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ही इसको दिखाएंगे, बाइकार्बोनेट, ये हो गया। ये हो गया आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुलित अवस्था में, और इसके हम आगे लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये है आपका चूना। और इसको करके क्या बनेगा आगे, CaCO3 2CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और जल प्लस जल, ये आ गया। ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका घुलित अवस्था में है, कठोर जल के अंदर लवण घुला, और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना, दोनों को क्रिया करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ये अघुलित अवस्था में आ गया एविलेस में, और ये आपका जल। ये दो विधि आपकी जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की हुई है।
इसके बाद अब आता है अस्थाई कठोरता। यानी अस्थाई कठोरता होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स के उपस्थिति के कारण। इसको हम कैसे दूर करेंगे, इसकी आगे देख लेंगे विधि। सबसे पहला दिया है धावन विधि द्वारा, धावन सोडा विधि के द्वारा। यानी इसमें हम सोडियम कार्बोनेट होता है धावन सोडे का सूत्र, तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेंगे और सोडियम कार्बोनेट लेंगे, दोनों की क्रिया कराएंगे तो उसके परिणाम स्वरूप ये बनेगा। इसको देख लेंगे एक बार। ये है MgCl2 प्लस। ये दोनों आपके अस्थाई कठोरता दूर करने के थे। ये आपके अस्थाई कठोरता दूर करने की विधि थी ये दोनों। ये आपका दोनों, ये है आपका अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता कैसे दूर करेंगे, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका गुलित अवस्था में जल के अंदर लवण है, आगे लेंगे NaCO3, ये हो गया इक्वल Mg, ये आपका NaCl प्लस MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हो गया। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है घुलित अवस्था में जो कठोर जल के अंदर है। ये सोडियम कार्बोनेट धावन सोडे का धावन सोडा है, दोनों की क्रिया कराएंगे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये हो गया आपका जल। ये जल हो गया, दोनों जो है घुलित मतलब अविलेय लवण हो गए दोनों के दोनों, इनको अलग कर लेंगे। ये आपका धावन सोडे के द्वारा अस्थाई कठोरता। एक विधि ऐसी है जो दोनों अस्थाई कठोरता भी और अस्थाई कठोरता दोनों उस विधि से दूर हो जाएंगी, उसका नाम है प्रम्यूटित या जियोलाइट विधि। ये है उसको प्रम्यूटित या जियोलाइट। इस विधि से हम दोनों कठोरता दूर कर सकते हैं, अस्थाई कठोरता भी और अस्थाई कठोरता। अस्थाई एवं अस्थाई कठोरता। दोनों दूर की जा सकती है। इसमें जियोलाइट या प्रम्यूटिट, इसका पूरा नाम होता है का
पूरा नाम ये होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये इसका नाम है। सूत्र इसका होएगा Na2 Al2 Si2 O8 O8 XS2O। ये इसका फॉर्मूला है, सूत्र। इसमें हम क्या करेंगे, जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन से विनिमय हो जाता है। विनिमय कहते हैं आपस में बदलना, जिससे जल में विलय सोडियम के लवण बन जाते हैं और जल की कठोरता उत्पन्न नहीं करते। इस प्रकार मृदु जल प्राप्त होता है और इस विधि से हम दोनों के दोनों कठोरता दूर कर सकते हैं। आगे आता है, यहाँ पे हमने आपको जल का संगठन, जल के गुण भौतिक रासायनिक और जल की कठोरता अस्थाई अस्थाई दोनों के बारे में बात हो गई है। अब आगे चलता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी जल को झीलों में, नहरों में, नदियों, समुद्र आदि जल निकायों में हानिकारक पदार्थ प्रवेश करके जल को वह रूप देते हैं जो जीवों के लिए ठीक नहीं होता, अनुकूल नहीं होता, नुकसानदायक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषित हो जाता है। जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और जीवों के लिए हानिकारक व प्रयोग हेतु अनुपयुक्त हो जाता है। इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण कौन कौन से होते हैं? एक तो मनुष्य के द्वारा नदियों में नहाना, कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, ये होता है। दूसरा सीवेज अपमार्जक, सीवेज कहते हैं जो गंदे नाले होते हैं, उनके अंदर का जो पानी होता है वो जाके झील में, नदी या तालाब में निकाल दिया जाता है। और आगे होता है औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट होता है, औद्योगिक कारखाने जो होते हैं उनसे निकला हुआ जो अपशिष्ट मल पदार्थ होता है वो होता है। और कृषि कारखाने से भी या कृषि खेतों में से निकला हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ वो भी इन्हीं तरह से नदी नाल उसमें झीलों में और आगरों में जाता है। बड़ी मात्रा में घरेलू सीवेज यानी घर से जो नालियों में जाने वाला जो गंदा पानी होता है, बैक्टीरिया, उससे बैक्टीरिया की वृद्धि होती है। और कारखानों से निकलने वाला सीवेज, उसमें क्या क्या होता है? जहरीले प्रदूषक पदार्थ होते हैं, जैसे साइनाइड होता है, मर्क्यूरिक होता है, सीसा होता है, आर्सेनिक होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ, प्लास्टिक आदि पाया जाता है, जो मछलियों और अन्य जीवों द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, शरीर को हानि पहुंचाता है। इससे आगे एक होता है खेतों में डाले जाने वाला उर्वरक और कीटनाशक, डीडीटी कहते हैं जिसको, वह जल और खाद्य श्रृंखला द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, जो हानिकारक होता है। जल प्रदूषण से हमारे शरीर में टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि रोग, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। ये जल प्रदूषण मनुष्य को ही नहीं बल्कि पक्षी और जल जंतुओं को भी प्रभावित करते हैं। आगे ये आता है जल प्रदूषण पे नियंत्रण समाधान।
जल प्रदूषण नियंत्रण एवं समाधान जैसे दिया है, घरेलू स्तर पे जल को शुद्ध करने के लिए वाटर प्यूरिफायर जल शोधन यंत्र का प्रयोग करेंगे। आरओ का इस्तेमाल, रिवर्स ऑस्मोसिस काफ़ी लोकप्रिय प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में जल को पारगम्य झिल्ली द्वारा पार कराया जाता है और उसमें जल में उपस्थित लवण और अकार्बनिक लवण जो होते हैं वो आयन, गंधलापन, जीवाणु और सॉलिड्स कार्बनिक पदार्थों को जल से अलग करेगा। इसमें होता है औद्योगिक अपशिष्ट, शहरों के मल व्ययन को, जलों को नदियों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा उपचारित किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी का पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। सबसे पहले जलमल को एक घर्षण अभिक्रिया से गुजारेंगे, इसके बाद अनेक अवसाद में जो होजों से कक्ष से गुजारते हुए चूने की सहायता से उदासीन करेंगे। इस चरण तक की प्रक्रिया प्राथमिक उपचार कहेंगे। जल में रोगाणु, सूक्ष्म जीव, जैविक पदार्थ काफ़ी मात्रा में होते हैं। उदासीनीकरण से प्राप्त बहिस्राव को उच्च स्तरीय विस्राव में भेजा जाएगा। यह प्रक्रम रिएक्टर होता है। इसमें अवयवी जीवाणु जल में उपस्थित जैव निम्नीकरण पदार्थों का अपघटन करते हैं। इस प्रक्रिया अभिक्रिया में दुर्गंध समाप्त हो जाएगी और मीथेन बाहर निकल जाती है। सार्थक उपयोग किया जाता है। 85% तक प्रदूषक इस विधि में हट जाते हैं। यहाँ से जल को वायु टैंक में भेजा जाएगा। जल में वायु और जीवाणु मिश्रित करते हैं। जीवाणु जैव वज्य का अपमार्जन करते हैं। इसके उपरांत जैव उपचार या द्वितीयक उपचार कहेंगे इसको। इसके उपरांत भी जल पीने योग्य नहीं होता, बल्कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों को हटाना आवश्यक होता है। तो इसमें एक अंतिम चरण होता है और जिसमें जल में घुले अजैविक पदार्थ और जीवाणुओं को पूर्णतः मुक्त करेंगे। इसके लिए हम क्लोरीनीकरण, वाष्पीकरण और विनिमय अवशोषण, तलछटीकरण जैसी विधियों को अपनाते हैं। अब आगे आता है कि वातावरण को स्वच्छ रखने में हमारा क्या योगदान है। सबसे पहले यही होता है कि बचा हुआ भोजन, कागज, सड़ती हुई वनस्पति, प्लास्टिक को हम खुले नालों में, नदे नालों में नहीं फेंकेंगे। समुद्र अन्य जल स्रोत से तेल रिसाव की परत को चूसक तकनीक व लकड़ी के बुरोदों का प्रयोग करके हम हटा देंगे। मतलब वाहित नाली, वाहित जल जैसे घरों से निकला हुआ पानी होता है, पोखर, झील आदि जल स्रोत से पॉलीथीन, शैवाल, जलकुंभी को निकाल देना चाहिए। और इसमें गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए जैसे सरकार द्वारा एक परियोजना चलाई गई है, नमामि गंगे। आगे आता है जल संरक्षण। जल संरक्षण का अर्थ होता है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण, कृषि आदि के लिए अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण, यानी एक बार जैसे अपशिष्ट हो जाएगा उसको दोबारा प्रयोग द्वारा करना। अब इसमें आधुनिक सैलों से, शावर से स्नान करेंगे जिसमें जल व्यर्थ जाता है। इसकी अपेक्षा बाल्टी में पानी भरकर नहाना चाहिए। इससे पानी कम प्रयोग होएगा और जल की बचत भी हम कर सकते हैं। जैसे घरों में करते हैं कि मंजन करते समय या अन्य काम करते समय टंकी को खुला छोड़ना, ये नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस टाइम पानी लेना हो उस टाइम खोलिए और बाकी उसे बंद कर देना चाहिए। इसमें जल बचत या संरक्षण करने के उसमें प्रतिवर्ष जो है हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाते हैं। जल संग्रहण, जैसे वर्षा का जल होता है, वर्षा होती है, वर्षा का जल ऊपर छत पे आता है, नीचे आता है, कहाँ जाता है, क्या इससे होता है? बाढ़ आती है, जगह जगह पानी भर जाता है। इस प्रक्रिया से भी निमट सकते हैं
और जल का हम संग्रहण कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे जैसे घर होती, घर की छतों पे चारों कोनों पे ऐसे एक प्लास्टिक पाइप लगा देंगे, उसमें से पाइप नीचे आके कोई गड्ढा बना देंगे या तालाब रूपी गड्ढा बना के उसमें पाइप को ले आएंगे। जैसे बारिश आएगी, बारिश का पानी छत पे आएगा और वो पाइप के रास्ते से होता हुआ उस गड्ढे में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। इस पानी का उपयोग भूमिगत जल में भी हो सकता है और इसे हम बागबानी में, शौचालय की सफाई करने में, फर्श धोने में, पशुओं को नहलाने में कार्यों में कर सकते हैं। ये जल के बारे में थे। अब इस पे कुछ प्रश्न गृह कार्य के रूप में आपको दे रहे हैं, वो कर लेंगे। ये हो गया जल की कठोरता के प्रकार लिखिए, जिसमें अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता दोनों आ जाएंगी। जल के गुण लिखेंगे, पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, क्वथनांक, गलनांक लिखेंगे, घनत्व लिखेंगे, वो जल के गुण हो जाएंगे। जल प्रदूषण के कारण और एक प्रदूषित जल से होने वाले रोग, जैसे पेचिश या अतिसार होता है और पीलिया होता है। प्रम्यूटेट या जियोलाइट का सूत्र अभी बताया था, ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये इसका सूत्र होता है। इन्हें आप कर लेंगे। और आज की कक्षा में इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।